को लाए हैं वही कृष्ण को लाएंगे, जो राम को लाए हैं वही कृष्ण को लाएंगे। और क्या लाएंगे? मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 35 वर्षों में पहली बार हुआ है कि किसी पार्टी की दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहा हो, वो भी हमारा भाई। आदरणीय मोदी जी का जो नेतृत्व है देश को विकास की ओर ले जा रहा है। सबसे पहले आज हम बात करेंगे ऐतिहासिक अवसर की। आज योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार सीएम के तौर पर शपथ ली और इस तरह उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतिहास का एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय लिख दिया। दरअसल योगी आदित्यनाथ के सामने चुनौती थी अपने काम को लेकर जनता का भरोसा एक बार फिर से जीतने की, और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने उनका हाथ भी थामा और रास्ता भी दिखाया। मोदी का नाम और योगी का काम चुनावी नारों में तब्दील हुआ और इस जबरदस्त जोड़ी का ही कमाल था कि बीजेपी ने तमाम मिथक तोड़ दिए और प्रदेश में दूसरी बार सरकार बनाने में कामयाबी दर्ज की, सत्ता में बैक टू बैक वापसी की। आज पूरे यूपी की जनता कह रही है यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ का भव्य राज तिलक हुआ। हजारों की भीड़ और प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में योगी ने मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरी बार शपथ ली। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। तो योगी की शपथ के साथ ये भी साबित हो गया कि नरेंद्र मोदी का नाम और योगी का काम यूपी की जनता को पसंद है। मोदी योगी की जोड़ी वाली डबल इंजन की सरकार विकास की गारंटी है और ब्रांड मोदी के साथ योगी फैक्टर जीत का दूसरा नाम। जो हमें भारी जीत देख रहे हैं उसमें कहीं न कहीं प्रधानमंत्री का हाथ है। अच्छा, प्रधानमंत्री की मजबूरी है कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, उनको 80 सीटें किसी तरह से इसमें मैक्सिमम सीटें लेके आनी है, तभी लोकसभा में बीजेपी आ पाएगी। इसे प्रधानमंत्री ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। जहां तक मुख्यमंत्री की बात है तो उसके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न था, तो उन्होंने क्या मुद्दा बनाया, कानून व्यवस्था को, उसका फायदा उन्हें मिला। 2017 की विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के चेहरे पर 2/3 बहुमत के साथ 15 साल बाद सत्ता में वापसी की थी, जिसके बाद सांसद से योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन 5 सालों में योगी ने एक मजबूत नेता और कुशल प्रशासक की ऐसी छवि बनाई कि 2022 के विधानसभा चुनाव में सोच ईमानदार और काम दमदार के बैनर पोस्टर्स में मोदी के साथ योगी का चेहरा भी चस्पा हो गया। मोदी और योगी ने एक साथ मिलकर चुनाव अभियान की शुरुआत की, धुआंधार रैलियां की, एक एजेंडे पर चलते हुए विपक्ष पर वार किए, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाया। इन घोर परिवारवादियों की सरकार में संगीन अपराधों के आरोपी और माफिया मंत्रिमंडल का हिस्सा थे। विरोधियों पर वार के साथ मोदी योगी की जोड़ी ने विधानसभा चुनाव में खूब मेहनत की। आंकड़े भी इसकी तस्दीक करते हैं। नरेंद्र मोदी ने प्रचार के दौरान यूपी में 16,800
36 किलोमीटर की यात्रा की थी, जबकि योगी आदित्यनाथ ने प्रचार के लिए यूपी में 18,200 किलोमीटर का सफर तय किया था। यूपी में रैलियों और सभाओं के लिए इस जबरदस्त जोड़ी की तरफ से नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल जन चौपाल समेत 41 रैलियां की और 192 सीटों को कवर किया, जबकि योगी आदित्यनाथ ने 368 विधानसभाओं को अपनी 73 जनसभाओं के जरिए कवर किया। मोदी योगी की डबल स्ट्राइक हुई। नरेंद्र मोदी अपना भरोसा योगी में दिखाते तो योगी जनता के बीच नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ही जिम्मेदारी निभाने का भरोसा जताते। आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है। मोदी योगी की इस जबरदस्त जोड़ी ने अपने प्रचार के दम पर कीर्तिमान रच दिया। सरकार तो बनाई ही, विपक्षी पार्टियों की सियासी जमीन को हिलाकर रख दिया। अखिलेश जयंत की जोड़ी का हर मुद्दा धरा का धरा रह गया। किसान आंदोलन से लेकर बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को वोट तो मिले, लेकिन इतने नहीं कि वो सिंहासन तक पहुंचा पाते। योगी का सुशासन मॉडल, हिंदुत्व का एजेंडा, ओबीसी कार्ड और खुद पीएम मोदी का मोर्चा संभालना बीजेपी के लिए काम कर गया। सोशल इंजीनियरिंग का बहुत ध्यान रखा गया। देखिए, इसमें दलित चेहरे भी हैं, इसमें ओबीसी चेहरे भी हैं, इसमें सवर्णों की सभी जातियों के चेहरे भी हैं, ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, बनिया हैं और कायस्थ भी हैं। बुलडोजर बाबा ने जीत के बाद लखनऊ में होली मनाई थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 राज्यों में मिली कामयाबी का जश्न। बुलडोजर बाबा ने बतौर मुख्यमंत्री शपथ ली, तो इस ऐतिहासिक लम्हे का साक्षी बनने के लिए नरेंद्र मोदी दिल्ली से लखनऊ पहुंचे। मतलब ये कि मोदी योगी की जबरदस्त जोड़ी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार मोड में आ चुकी है। शपथ के बाद ये जोड़ी अगले विजय पथ की तैयारी शुरू कर चुकी है। लखनऊ से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश में योगी 2.0 की शपथ को 2024 की तैयारी के तौर पर लगातार देखा जा रहा है और इसीलिए जातीय समीकरण साधने की इसमें पूरी कोशिश की गई है। आपको बता दें, 20 ओबीसी, 3 8 शेड्यूल कास्ट माफ कीजिएगा और जनजातीय समाज से एक मंत्री बनाकर इसका संदेश भी साफ तौर पर दिया गया है। लेकिन योगी 2.0 में प्रधानमंत्री मोदी की झलक भी दिखती है। आप सोच रहे होंगे कैसे? तो जिस तरह केंद्र में प्रधानमंत्री प्रोफेशनल्स को तरजीह देते हैं, ठीक उसी तरह योगी कैबिनेट में भी प्रशासनिक अनुभव और प्रोफेशनल्स को मंत्री बनाया गया है। ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। नई पारी 2024 की तैयारी, योगी का शासन, कुशल प्रशासन, योगी के स्पेशल 52 आज्ञा हो तो शपथ। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ ने अपने 52 मंत्रियों के साथ शपथ ली। दूसरी पारी में टीम योगी में शामिल चेहरों को देखकर 2024 से लेकर 2027 तक की तस्वीर साफ हो गई। यह महज शपथ ग्रहण नहीं, इस महाशपथ के जरिए बीजेपी ने विपक्ष को अग्निपथ का संदेश सुना दिया है। मंत्रिमंडल की अधिकतम संख्या 60 है, लेकिन फिलहाल सिर्फ 52 मंत्रियों ने शपथ ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा 2 डिप्टी सीएम, 16 मंत्री, 14 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 20 राज्य मंत्री योगी शासन का वचन निभाने के लिए तैयार हैं। और 8 सीटें खाली छोड़कर योगी आदित्यनाथ ने भविष्य के समीकरणों के लिए भी रास्ता खुला रखा है।
शपथ ग्रहण से योगी आदित्यनाथ का संदेश भी साफ है। सरकार में 5 महिलाओं को मंत्री बनाया गया है। बीजेपी की जीत में महिलाओं की बड़ी भूमिका बताई जा रही है, तो इस जरिए बीजेपी ने महिलाओं को मान दिया है। मोदी सरकार की तर्ज पर मंत्रिमंडल को प्रोफेशनल टच दिया गया है और इसमें सबसे बड़ा नाम है असीम अरुण का। पूर्व आईपीएस असीम अरुण पुलिस कमिश्नर का पद छोड़कर पहली बार विधायक बने हैं और पहली बार में ही उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। तो शायद योगी आदित्यनाथ उनके हुनर का इस्तेमाल गुंडे माफियाओं पर लगाम लगाने में करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल में प्रोफेशनल टच देते रहते हैं। बात चाहे एस जयशंकर की हो, जनरल वीके सिंह की हो या फिर हरदीप सिंह पुरी की, इन सभी के हुनर का इस्तेमाल केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री मोदी करते रहते हैं। अब कुछ उसी तरह योगी आदित्यनाथ ने भी अपने मंत्रिमंडल गठन में प्रोफेशनल्स का खास ख्याल रखा है। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल के गठन में जहां जातिगत समीकरण का ख्याल रखा गया, तो वहीं नेताओं के हुनर और काबिलियत पर भी विशेष जोर दिया गया। ये प्रधानमंत्री मोदी का गुजरात मॉडल है। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर भी उन्होंने कई प्रोफेशनल्स को मंत्री पद दिया। यही फॉर्मूला केंद्र में भी दोहराया और अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी को इस फॉर्मूले पर ही भरोसा है। और इस लिस्ट में दूसरा नाम है अरविंद कुमार शर्मा का। ईश्वर की शपथ लेता हूँ। AK शर्मा प्रधानमंत्री मोदी के करीबी बताए जाते हैं। वो वर्ष 2001 से ही पीएम मोदी के साथ रहे और फिर IAS की नौकरी छोड़कर यूपी की राजनीति में सक्रिय हुए। अरविंद कुमार शर्मा को भी योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। जाहिर है बीजेपी ने यूपी फतह के लिए फ्यूचर कैबिनेट तैयार की है, जिसमें जातिगत समीकरणों का ध्यान रखा गया है, तो साथ ही साथ प्रोफेशनल्स के जरिए सरकार के स्वरूप को संवारने की भी कोशिश की गई है। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो योगी 2.0 में भी 2 उप मुख्यमंत्री यानी 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। एक तो केशव प्रसाद मौर्य, उनकी डिप्टी सीएम के तौर पर वापसी हुई है, और दूसरा ब्रजेश पाठक। केशव प्रसाद मौर्य को हारने के बाद भी इस पद पर बनाए रखा गया है, जबकि ब्रजेश पाठक को दिनेश शर्मा की जगह ये पद दिया गया है। केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी समाज से आने वाले दिग्गज नेता हैं, वहीं ब्रजेश पाठक बीजेपी के बड़े ब्राह्मण चेहरा हैं। तो क्या इन दोनों को डिप्टी सीएम का ताज देकर बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग का संदेश दिया है और 2024 के समीकरणों को साधने की अभी से कोशिश शुरू कर दी है? केशव प्रसाद मौर्य, मैं ब्रजेश पाठक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित। उत्तर प्रदेश में योगी राज 2.0 का शुभारंभ हो चुका है। यह है सीएम योगी आदित्यनाथ के 2 हाथ यानी उनके 2 उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य। सीएम योगी के साथ उनके दोनों डिप्टी सीएम ने भी लखनऊ के इकाना स्टेडियम में शपथ ली। चुनाव नतीजे आने के बाद योगी मंत्रिमंडल के चेहरे तय करने में 15 दिन का समय लगा। मंत्रिमंडल के हर चेहरे पर बीजेपी नेतृत्व ने महामंथन किया और फिर उप मुख्यमंत्री पद के लिए ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य का नाम फाइनल हुआ। केशव प्रसाद मौर्य योगी सरकार पार्ट 1 में भी उप मुख्यमंत्री थे। बीजेपी ने लगातार दूसरी बार विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत हासिल कर इतिहास रच दिया। पार्टी जीत गई, लेकिन उसके एक डिप्टी सीएम हार गए और वो थे केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज की सिराथू सीट से उम्मीदवार थे। वो 2012 में यहीं से विधायक बने, लेकिन इस बार बीजेपी के इस हेवीवेट नेता को समाजवादी पार्टी गठबंधन की प्रत्याशी पल्लवी पटेल ने मात दे दी। ये हार चौंकाने वाली थी, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी पराजय को पार्टी की शानदार विजय पर हावी नहीं होने दिया। मैं प्राणपण से जुट करके अपने एक एक कार्यकर्ता के मान सम्मान के लिए और उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए कोई भी कमी शेष नहीं छोड़ेंगे और 2024 75+ के संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। केशव प्रसाद यूपी बीजेपी के दिग्गज हैं। वो ओबीसी समाज के पावरफुल नेता हैं। बीजेपी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक विजय प्राप्त की थी। उस समय केशव प्रसाद मौर्य ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे।
2017 चुनाव के नतीजे आने के बाद सीएम पद के लिए जिन नामों की अटकल लग रही थी उनमें केशव प्रसाद मौर्य भी थे। खैर, मौर्य को सीएम का ताज तो नहीं मिला, लेकिन योगी सरकार में उप मुख्यमंत्री की कुर्सी जरूर हासिल हो गई। लेकिन हाल में हुए विधानसभा चुनाव में जब वो अपनी सीट हार गए तब सवाल उठने लगे। कहा जाने लगा शायद केशव प्रसाद मौर्य को सरकार से हटाकर संगठन की जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन आखिरकार केशव प्रसाद मौर्य ने सारे अनुमानों को गलत साबित कर दिया। केशव प्रसाद मौर्य को अगर चुनाव हारने के बाद भी उप मुख्यमंत्री बनाया गया तो उसकी ठोस वजह है। पहला कारण, केशव प्रसाद मौर्य फिलहाल विधान परिषद के सदस्य हैं, इसलिए विधायक का चुनाव हारने के बाद भी उन्हें मंत्री बनाने में कोई संवैधानिक अड़चन नहीं है। दूसरी वजह, मौर्य ओबीसी का बड़ा चेहरा है। बीजेपी ने उन्हें फिर से डिप्टी सीएम बनाकर पिछड़ी जातियों के विशाल वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। तीसरी वजह, केशव प्रसाद मौर्य का संघ परिवार से गहरा रिश्ता है। वो 1980 के दशक से आरएसएस से जुड़े हैं। वीएचपी से भी उनका नाता रहा है। केशव प्रसाद मौर्य राम मंदिर आंदोलन में भी शामिल रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने तो पराजय के बावजूद डिप्टी सीएम का ताज हासिल कर लिया, लेकिन दूसरे डिप्टी सीएम का चेहरा बदल गया। दिनेश शर्मा की जगह ब्रिजेश पाठक को ये जिम्मेदारी दी गई है। ब्रिजेश पाठक योगी सरकार के पहले कार्यकाल में कानून मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने लखनऊ कैंट से विधानसभा चुनाव जीता है। ब्रिजेश पाठक ने छात्र नेता से लेकर कैबिनेट तक राजनीति का सफर तय किया है। वो 2004 और 2009 में उन्नाव से लोकसभा के लिए चुने गए। ब्रिजेश पाठक कांग्रेस और बीएसपी में रह चुके हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले वो बीजेपी में शामिल हुए। तब बीजेपी ने ब्रिजेश पाठक को लखनऊ सेंट्रल सीट से टिकट दिया और उन्होंने समाजवादी पार्टी सरकार के कद्दावर नेता और मंत्री रविदास मेहरोत्रा को हराया था। 2017 में चुनाव जीतने के बाद उन्हें योगी कैबिनेट में शामिल किया गया था। जनता का, अपने केंद्रीय नेतृत्व का अभिनंदन करता हूं। आशीर्वाद उनका प्राप्त हुआ है मुझे देश की जनता का काम करने के लिए। मैं सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं ब्रिजेश पाठक। अब समझिए कि आखिर ब्रिजेश पाठक को डिप्टी सीएम क्यों बनाया गया। पार्टी के कई सीनियर नेताओं और मंत्रियों को छोड़कर उन्हें इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए क्यों चुना गया। दिनेश शर्मा की जगह बीजेपी को डिप्टी सीएम के लिए एक दमदार ब्राह्मण नेता की तलाश थी। बीएसपी से बीजेपी में शामिल हुए ब्रिजेश पाठक पिछले 5 साल में बीजेपी का बड़ा ब्राह्मण चेहरा बन चुके हैं। इस चुनाव में पार्टी के कई उम्मीदवारों ने उन्हें प्रचार के लिए अपनी सीट पर बुलाया था ताकि वो ब्राह्मण वोट बैंक को बीजेपी के हित में साध सकें। इसके अलावा मंत्री के तौर पर भी उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है, इसलिए ब्रिजेश पाठक को डिप्टी सीएम की कुर्सी मिली। ब्राह्मण वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए ब्रिजेश पाठक को यूपी सरकार में डिप्टी सीएम बनाया गया है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपने परंपरागत वोट बैंक को भी पूरी तरह से साध कर रखना चाहती है, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा ब्राह्मणों का वोट बीजेपी को ही मिला है। इससे पहले डॉक्टर दिनेश शर्मा जरूर योगी सरकार में डिप्टी सीएम थे, लेकिन वो ब्राह्मण मतदाताओं के बीच अपना कोई खास असर नहीं छोड़ पाए थे। लेकिन ब्रिजेश पाठक के जरिए बीजेपी जहां मध्य यूपी तो वहीं पूर्वांचल के ब्राह्मणों को भी साधने की कोशिश कर रही है। ब्रिजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाकर बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग का ठोस उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। योगी सरकार पार्ट 1 में भी एक उप मुख्यमंत्री ब्राह्मण और दूसरे ओबीसी थे। इस बार भी उसी फॉर्मूले को दोहराया गया। दिनेश शर्मा की जगह ब्रिजेश पाठक आ गए। इस तरह बीजेपी ने जातिगत समीकरण को संतुलित बनाए रखा है। एक ब्राह्मण और एक ओबीसी डिप्टी सीएम बनाकर सीएम योगी ने ये संदेश दिया है कि उनकी सरकार में समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व है। बीजेपी की ये सोशल इंजीनियरिंग इसलिए भी अहम है क्योंकि उसकी नजर 2024 पर है। बीजेपी को भरोसा है कि मौजूदा जातिगत राजनीति का गणित उसे अगले आम चुनाव में भी वोटों की सौगात दिलाएगा। आखिर दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर ही जाता है। लखनऊ से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जी न्यूज पर आज हमने आपको लगातार दिखाया कि किस तरह योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश की कमान संभाल ली है। शपथ लेने के साथ ही योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के ऐसे पहले सीएम जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद सत्ता में वापसी की है। योगी की इस ऐतिहासिक जीत में जो मंत्र काम आया वो आप कह सकते हैं लोगों को सुरक्षा देना और उनकी सख्त प्रशासक वाली छवि। खास तौर पर माफिया की अवैध संपत्ति पर कार्रवाई कर उन्होंने जीत की राह को आसान बनाने का काम किया।
आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। लगातार दूसरी बार यूपी का सीएम बनकर योगी आदित्यनाथ ने इतिहास रच दिया। अब कोई जरूरत नहीं। योगी की मदद से बीजेपी ने वो कर दिखाया जो 37 साल में यूपी में कोई नहीं कर सका। पीएम मोदी पहले ही योगी को उपयोगी बता चुके थे, यूपी के लिए जरूरी बता चुके थे। आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है। नतीजे आए तो पीएम का भरोसा सच साबित हुआ। योगी की अगुवाई में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की। योगी की ऐतिहासिक जीत के पीछे कई कारण गिनाए जा रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है वो है माफिया और गुंडों की अवैध संपत्तियों पर चला बुलडोजर। एक के बाद एक माफिया की अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई के बाद सीएम योगी की छवि बुलडोजर बाबा की बन गई। लोगों में योगी के अंदर ऐसा नायक नजर आया जो कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं करता, जिसके लिए लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है। 10 मार्च को जब यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो कार्यकर्ता बुलडोजर के साथ जश्न मनाते नजर आए। विधानसभा के सामने मौजूद कार्यकर्ताओं का उत्साह बता रहा था कि ये बुलडोजर माफिया और गुंडों की अवैध संपत्तियों के साथ विपक्षी दलों की उम्मीदों पर भी चल गया। 10 मार्च को जब यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो कार्यकर्ता बुलडोजर के साथ जश्न मनाते नजर आए। विधानसभा के सामने मौजूद कार्यकर्ताओं का उत्साह बता रहा था कि ये बुलडोजर माफिया और गुंडों की अवैध संपत्तियों के साथ विपक्षी दलों की उम्मीदों पर भी चल गया। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी ने अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने को उपलब्धि के तौर पर बताया। लोगों को भरोसा दिलाया कि किसी को भी कानून से खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। योगी के अलावा लगभग सभी बीजेपी नेताओं ने सुरक्षा का मुद्दा उठाया, जिसने लोगों को प्रभावित किया। खुद पीएम मोदी ने भी 2017 से पहले के असुरक्षा के माहौल को याद दिलाया और पहले की समाजवादी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। इन गौर परिवारवादियों की सरकार में संगीन अपराधों के आरोपी और माफिया मंत्रिमंडल का हिस्सा थे। बीजेपी ने फर्क साफ है का नारा दिया, अखिलेश के कार्यकाल में अराजकता का मुद्दा उठाया और योगी आदित्यनाथ के राज में सुधरती कानून व्यवस्था का जिक्र किया। लोगों को याद दिलाया कि समाजवादी सरकार आई तो फिर 2017 से पहले वाला दौर लौटाएगा, जब माफिया और आपराधिक तत्व सत्ता की आड़ में लोगों को परेशान किया करते थे। आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है। सूबे में कानून व्यवस्था का राज कायम करने के लिए सीएम योगी ने खुद को एक सख्त प्रशासक के रूप में पेश किया। प्रचार के दौरान योगी का गर्मी शांत करने वाला बयान खासा चर्चा में रहा। गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद।
क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। सख्त प्रशासक की छवि को और पुख्ता करने के लिए सीएम योगी ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति को भी जोर शोर से उठाया। कन्नौज के इत्र कारोबारी के ठिकानों से बरामद रुपयों का जिक्र किया और समाजवादी इत्र के जरिए समाजवादी पार्टी को घेरा। समाजवादी इत्र का नारा देने वाले प्रदेश में किस प्रकार का बदबू, भ्रष्टाचार का बदबू फैलाते थे, ये दृश्य भी उत्तर प्रदेश वासियों ने देखा है। योगी आदित्यनाथ ने चुनावी रैलियों में पिछली सरकारों के कार्यकाल में भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उछाला। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि सरकार की सख्ती के चलते अब यूपी में भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है। दीवालों को तोड़ करके निकलने वाली नोट की गड्डियां और वहां से निकलने वाले सोने की सिल्लियां पिछली सरकारों ने के काले कारनामे को उजागर करता है कि गरीब का पैसा ये लोग कैसे छुपा करके रखते थे। सीएम योगी ने अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई का जिक्र करके अपनी सरकार के पीठ थपथपाई, खुद की ऐसी इमेज गढ़ी कि विरोधी नेता उनके सामने बौने नजर आने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी नेताओं ने राज्य के विकास के लिए डबल इंजन सरकार को भी जरूरी बताया। प्रधानमंत्री मोदी अपने कार्यक्रमों में बार बार कहते रहे कि राज्य को तेज गति से विकास करने के लिए डबल इंजन की सरकार जरूरी है। पीएम मोदी ने 5 सालों के काम गिनाए और डबल इंजन सरकार की ताकत लोगों के सामने रखी। काम करने वाली सरकार चाहिए, योजनाओं को जमीन पर लागू करने वाली सरकार चाहिए, और यही होती है डबल इंजन की सरकार की ताकत। पीएम मोदी के भरोसे का गहरा असर पड़ा। लोगों को लगा कि प्रदेश में तेजी से विकास के लिए डबल इंजन की सरकार का होना जरूरी है। केंद्र में मोदी और राज्य में योगी का नारा चल गया। लोगों ने केंद्र और राज्य में बेहतर तालमेल के लिए योगी को फिर से चुना ताकि विकास की रफ्तार पर ब्रेक न लग सके। लोगों के भरोसे के कारण सीएम योगी ने इतिहास रच दिया और 5 साल के कार्यकाल के बाद सत्ता में वापसी करने वाले यूपी के पहले सीएम बन गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और योगी आदित्यनाथ बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि उनके सामने चुनौती है अपने काम को पहले से और ज्यादा बेहतर करने की, और वो सुशासन को और सुदृढ़ करना चाहते हैं। जाहिर तौर पर निगाहें 2024 के लोकसभा इलेक्शंस पर। आगे बढ़ेंगे। सारी दुनिया में रूस यूक्रेन युद्ध की चर्चा हो रही है। देश हित में भी हम आपको रूस यूक्रेन वॉर के रोजाना अपडेट्स देते हैं, लेकिन आज हम पुतिन और प्रेसिडेंट जेलेंस्की से पहले उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन से जुड़ी खबर दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि जब दुनिया रूस यूक्रेन वॉर में फंसी थी तब किम जोंग उन ने बड़ा खेल किया है। किम जोंग उन ने एक ऐसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है जो अमेरिका तक हमला कर सकती है, ऐसा दावा किया जा रहा है। सारी दुनिया में किम जोंग उन की इस मिसाइल के परीक्षण के साथ किम जोंग के खास स्टाइल को लेकर भी लगातार चर्चा हो रही है। दुनिया यूक्रेन और रूस के युद्ध में उलझी है। बाइडेन नेटो के नेताओं के साथ मिलकर रूस से निपटने की तरकीब निकाल रहे हैं, और इधर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने अपना बड़ा काम बड़ी शांति से निपटा दिया। क्या था ये काम और किम जोंग ने इसे कैसे निपटाया, अब वो देखिए। दरवाजा खुला, लेकिन इस दरवाजे के पीछे क्या है, ये बताने से पहले हम आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं दरवाजे के आगे बहुत शान और पूरे स्टाइल से चले आ रहे किम जोंग की तरफ, जिन्हें आज से पहले कई बार देखा गया, लेकिन इतने स्टाइल में किम जोंग पहली बार नजर आ रहे हैं। काला चश्मा लगाए किम जोंग के दोनों तरफ उत्तर कोरिया के 2 सैन्य अधिकारी मौजूद हैं। किम जोंग हाथ से इशारा करके कुछ बताते हैं। इसके बाद नजर आती है उत्तर कोरिया की नई विनाशकारी मिसाइल, जिसके परीक्षण की तैयारी हो रही है। किम जोंग अपनी घड़ी की तरफ देखते हैं। दोनों सैन्य अफसरों की नजर भी घड़ी की तरफ जाती है। इसके बाद किम जोंग अपना चश्मा उतारते हैं और एक इशारा करते हैं। जिस दरवाजे से निकलकर किम जोंग आए थे, अब उससे उत्तर कोरिया की नई मिसाइल निकलती दिखती है, जिसके परीक्षण की तैयारी की जा रही है।
एक धमाका होता है और उत्तर कोरिया की नई मिसाइल आग का गुबार छोड़ते हुए आसमान में सफलतापूर्वक उड़ जाती है। किम जोंग और दूसरे अफसरों की खुशी बता रही है कि मिसाइल का परीक्षण सफल रहा। चलिए अब आपको किम जोंग की नई मिसाइल और इस मिसाइल की वजह से किन किन देशों की टेंशन बढ़ी है उसके बारे में बताते हैं। उत्तर कोरिया ने जिस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हवासोंग 17 का परीक्षण किया है वो हजारों किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। यानी उत्तर कोरिया की ये मिसाइल जापान के साथ साथ अमेरिका को भी निशाना बना सकती है। जापान ने दावा किया है कि किम जोंग की नई मिसाइल की रेंज 6000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। वहीं उत्तर कोरिया का दावा है कि अब वो प्रमुख परमाणु शक्तियों जैसी मिसाइल पावर से लैस हो चुका है। 북한이 과연 이런 태를 개발할 수 있는 능력이 있는지 없는지 의문을 가지고 있는 사람들이 많았습니다. 하지만은 이번에 북한이 보여준 시험 발사를 통해서 북한이 더 이상 태를 개발할 수 있는지 없는지에 대한 의문을 가질 필요가 없는 इस परीक्षण के बाद किम जोंग की खुशी बता रही है कि वो अपने बड़े मकसद में कामयाब हो चुके हैं और अब सुपर पावर अमेरिका से किसी भी तरह के समझौते में उनका पलड़ा काफी भारी रहेगा। यही वजह है अपनी सफलता को दुनिया के सामने रखने के लिए किम जोंग ने शानदार वीडियो भी बनवाया है ताकि उनकी मिसाइल के चर्चे पूरी दुनिया में। 현재 보통 그 주요 핵 강대국들이 가지고 있는 ICBM의 경우 보통 30분에서 40분 정도 비행하는 것에 비해서 훨씬 더 오랜 시간 비행했다는 거죠. 그런 측면에서 북한이 이번에 시험 발사에 성공한 화성 17형 역시 대부분의 주요 핵 강대국이 가지고 있는 ICBM급 이상의 फिलहाल किम जोंग के इस परीक्षण से सारी दुनिया के होश उड़े हुए हैं। जापान सबसे ज्यादा परेशान है जिसका मानना है दुनिया यूक्रेन में उलझी रही और किम जोंग ने भविष्य में दुनिया के लिए बड़ा खतरा बनने वाले हथियार तैयार कर लिए। फिलहाल उत्तर कोरिया के सहयोगी चीन ने इस परीक्षण पर दुनिया से संयम बरतने की अपील की है। वहीं किम जोंग इस परीक्षण के बाद अपनी मिसाइल की तरह 7वें आसमान पर नजर आ रहे हैं क्योंकि अब उनके पास वो मिसाइल है जिसके जरिए वो जापान से लेकर अमेरिका तक अपने दुश्मनों पर निशाना साध सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब जल्दी से अपडेट्स आपको देते हैं रूस यूक्रेन वॉर से जुड़े हुए, जहां प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने रूस के ऊपर फास्फोरस बॉम्ब के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। फास्फोरस बॉम्ब आप जानते हैं दुनिया में प्रतिबंधित है। ऐसे में अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो दुनिया रूस पर और दबाव बढ़ाएगी। और इस बीच रूस के हमलों से यूक्रेन के कई शहर हम आपको रोज दिखा रहे हैं कि किस तरह खंडहर में तब्दील होते जा रहे हैं। के सबसे खतरनाक हथियार यूक्रेन में विनाश की कभी ना भूलने वाली कहानियां लिख रहे हैं। जल, थल और आकाश से सबसे खतरनाक आक्रमण यूक्रेन में हिंसा की वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसे किसी भी वॉर जोन में नहीं देखा गया। अभी तक यूक्रेन वॉर जोन में हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक तबाही देखी गई, बिल्डिंगों को जमींदोज करने वाले धमाके देखे गए, आग के शोलों में घिरे शहर दिखाई पड़े। लेकिन अब यूक्रेन ने जो दावा किया है वो डराने वाला है। यूक्रेन रूस के ऊपर जंग में उन हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लगा रहा है जिन्हें दुनिया में प्रतिबंधित किया जा चुका है। ये यूक्रेन का इरपिन शहर है। काले आसमान में इस चमकती रोशनी को देखिए। पहली नजर में आपको लगेगा यहाँ पर आतिशबाजी की जा रही है, लेकिन असलियत में ये दुनिया के सबसे घातक और जानलेवा हथियारों में शामिल फास्फोरस बम है। यूक्रेन ने रूस पर इसी घातक फास्फोरस बमों का उपयोग करने का आरोप लगाया है। Протиракетної зброї має значно меншу авіацію, ніж Росія, тому їхня перевага у небі – це застосування зброї масового знищення.
І ви бачите наслідки сьогодні, скільки людей вбито, скільки мирних міст зруйновано. Українська армія протистоїть вже місяць у нерівних умовах, і я вже місяць повторюю одне те й саме. चलिए अब आपको बताते हैं क्या होता है फॉस्फोरस बम। फॉस्फोरस बम से इंसानी शरीर को सीधा नुकसान पहुंचता है। इससे लोगों का शरीर झुलस जाता है और धुएं से मौत भी हो जाती है। ऑक्सीजन से मेल होते ही फॉस्फोरस जलने लगता है। इससे पहले वियतनाम में अमेरिका ने फॉस्फोरस बमों का जमकर इस्तेमाल किया था। इसके अलावा पहले और दूसरे विश्व युद्ध में भी इसका इस्तेमाल किया गया है। कई बार व्हाइट फॉस्फोरस के गहरे धुएं का इस्तेमाल सेना के मूवमेंट को दुश्मन की नजर से बचाने के लिए भी होता है। इससे हथियार ट्रैक करने वाले सिस्टम भी नाकाम हो जाते हैं। इस तरह सेना को एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के हमले से भी बचाया जा सकता है। लेकिन यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि रूस इस बम का इस्तेमाल यूक्रेन में लोगों की जान लेने के लिए कर रहा है। वहीं दुनिया में फॉस्फोरस बम को केमिकल हथियार नहीं माना जाता, लेकिन इसे प्रतिबंधित हथियारों की श्रेणी में रखा गया है, जिसका आबादी वाले इलाकों में इस्तेमाल बैन है। और यूक्रेन ने इरपिन में इस बम के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। चलिए अब आपको युद्ध में सुलगते इरपिन शहर की तस्वीरें भी दिखाते हैं। रूस ने इरपिन शहर में भीषण हमला किया है। इरपिन के आसमान से जमीन जलती और सुलगती नजर आ रही है। शहर शमशान में तब्दील हो चुका है। मकान खंडहर बन चुके हैं और सड़कें पूरी तरह से सुनसान हैं। ऐसा लग रहा है कि आग का तूफान यहाँ से गुजरा और सब कुछ जलाकर भस्म कर दिया। रूस के भीषण हमले के बाद इरपिन की सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। जो लोग शहर में बचे भी हैं, वो बंकरों के अंदर छिपे हैं। ये तस्वीरें देखने के बाद दुनिया के नेता पुतिन को खलनायक बता रहे हैं। Vladimir Putin is plainly determined to double down on his path of violence and aggression. Absolutely brutal way he's treating the Ukrainian people. चलिए अब आपको बताते हैं आखिरकार रूस वॉर में किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है जो शहरों को शमशान बना देते हैं। ये रूस की खतरनाक कैलिबर मिसाइल है जो 2500 किलोमीटर तक मार करती है और जिसे रोकना नामुमकिन है। रूस इस हथियार से यूक्रेन के अहम सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। फिलहाल समुद्र से चली कैलिबर मिसाइल ने कीव के इस तेल डिपो को अपना निशाना बनाया है। Вечером 24 марта высокоточными крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» нанесен удар по базе горючего в населенном пункте Калиновка под Киевом. Уничтожена крупнейшая из оставшихся у вооруженных сил Украины топливных баз, с которой осуществлялось снабжение горючим воинских частей в центральной части страны. साफ है, रूस के इन घातक हथियारों का यूक्रेन के पास कोई जवाब नहीं और यही वजह है ज़ेलेंस्की यूरोपीय देशों से और घातक हथियारों की मांग कर रहे हैं ताकि वो रूसी सेना का मुकाबला कर सके। Сьогодні, до речі, зранку були фосфорні бомби. Фосфорні російські бомби. Вбиті знов дорослі і знов вбиті діти. Я просто хочу, щоб ви знали, Альянс ще може запобігти смертям українців від російських ударів, від російської окупації, надавши нам всю ту зброю, яку ми потребуємо. Так, ми не в Альянсі. І я не висуваю ці претензії. फिलहाल यूक्रेन के शहरों पर कब्जे के लिए रूस हमले की तीव्रता को बढ़ा रहा है और आने वाले दिनों में भी यूक्रेन में ऐसे जलते हुए शहरों की संख्या बढ़ने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब समझने वाली बात यह भी है कि नेटो शिखर सम्मेलन का दुनिया के लिए क्या नतीजा रहा है। जो बाइडेन रूस के बाद अब चीन से खफा बताए जा रहे हैं। नेटो शिखर सम्मेलन में यूक्रेन पर चर्चा के बावजूद यूक्रेन पर रूस के हमले भी जारी हैं, लेकिन अब जो बाइडेन ने केमिकल हमला करने पर रूस को खुद जवाब देने की धमकी दे दी है। वहीं चीन को भी उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि वो रूस की किसी भी स्थिति में मदद करने की कोशिश ना करे। यूक्रेन में रूस भारी, नेटो की क्या तैयारी? नेटो पर मंडराया परमाणु खतरा। रूस को धमकी, चीन पर निशाना। यूक्रेन पर हमला, अमेरिका देगा जवाब।
एक तरफ यूक्रेन पर रूस के घातक हमले जारी हैं, दूसरी तरफ यूरोप में नेटो के नेता मिले, यूक्रेन वॉर पर चर्चा की, मुस्कुराते हुए फोटो भी खिंचवाई। एक साथ आकर एकजुटता दिखाई। हालांकि नेटो के शिखर सम्मेलन से रूस की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। यूक्रेन में बम कल भी बरस रहे थे, आज भी बरस रहे हैं और पुतिन के तेवर बता रहे हैं कि आगे भी धमाके होते रहेंगे। तो सवाल उठता है, आखिरकार अमेरिका और नेटो के नेताओं ने इतना बड़ा जमावड़ा लगाकर हासिल क्या किया? तो आपको बता दें, नेटो शिखर सम्मेलन के बाद अमेरिका ने रूस को धमकी दी है कि वो इस जंग में उतर सकता है, रूस को जवाब दे सकता है, लेकिन ऐसा तब होगा जब रूस यूक्रेन के खिलाफ रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल करेगा। We would respond. We would respond if he uses it. The nature of the response would depend on the nature of the use. हालांकि रूस इससे पहले यूक्रेन पर ही अमेरिका की शह पर जैविक और रासायनिक हथियार इकट्ठे करने के आरोप लगा चुका है। फिलहाल बाइडेन की नई धमकी पुतिन को भड़का भी सकती है, क्योंकि अगर रूस पर अमेरिका की तरफ से कोई सीधी कार्रवाई की जाती है तो इसका नतीजा भुगतने की चेतावनी पुतिन पहले ही दे चुके हैं। रूस तो यूक्रेन में धमाके कर ही रहा है, इसलिए अमेरिका के निशाने पर है, लेकिन चीन, जिसने अब तक यूएन में रूस के पक्ष में वोट दिया है, वो भी अमेरिका के रडार पर आ गया है। ब्रसेल्स में नेटो देशों और अमेरिका के नेता मिले तो निशाने पर चीन भी था। वो चीन जो अमेरिका के लिए रूस से कम नहीं बल्कि ज्यादा खतरनाक है। अमेरिका को डर है कहीं चीन युद्ध में रूस की मदद न करे और रूस के यूक्रेन मॉडल को फॉलो करते हुए अमेरिका के सहयोगी ताइवान पर हमला न कर दे। अमेरिका ये जानता है कि इस जंग में चीन रूस को सैन्य मदद दे सकता है, क्योंकि अमेरिका चीन टकराव के बाद बीजिंग और मॉस्को की दोस्ती काफी गाढ़ी हुई है। ऐसे में चीन रूस की मदद के लिए आगे आ सकता है। अमेरिका जानता है अगर इस जंग में चीन ने रूस की सेना की मदद की तो इस युद्ध का दायरा काफी बड़ा हो जाएगा और पहले ही हाथ से निकले हालातों को संभालना अमेरिका और नेटो के लिए लगभग नामुमकिन हो जाएगा। अमेरिका को यह भी लगता है चीन मौके का फायदा उठाकर ताइवान पर हमला भी कर सकता है। ऐसे में अमेरिका चीन पर पहले ही दबाव बनाकर रखना चाहता है। I had a very straightforward conversation with Xi. Now I guess it's 6 days ago, 7 days ago, in that range, and I made it clear to him. I made no threats, but I made it clear to him that make sure he understood the consequences of him helping Russia. अब सवाल उठता है, अगर चीन ने रूस की मदद की तो अमेरिका क्या करेगा? क्या अमेरिका चीन पर सीधा हमला कर सकता है? इसका जवाब भी बाइडेन ने दे दिया है। अमेरिका नेटो के साथ मिलकर चीन के खिलाफ भी वही खेल खेलेगा जो रूस के खिलाफ खेल रहा है, यानी चीन पर भी आर्थिक प्रतिबंधों की बमबारी की जा सकती है। China understands that its economic future is much more closely tied to the West than it is to Russia. And so I'm hopeful that he does not get engaged. फिलहाल अमेरिका की आशंका सही साबित हुई और चीन अमेरिका की धमकी को नजरअंदाज करते हुए रूस की मदद के लिए उतर गया तो अमेरिका और नेटो के सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी होने वाली है, क्योंकि एक महाशक्ति यानी रूस से निपटना ही नेटो के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। ऐसे में चीन भी मुकाबले में उतर आया तो पूरी दुनिया में हलचल मच जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हम आपको ये भी बता देते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ब्रसेल्स के बाद अब पोलैंड पहुंचे हैं। पोलैंड में उन्होंने अमेरिकी सैनिकों से मुलाकात की है। बाइडेन इस दौरान अमेरिकी सैनिकों के साथ खाना खाते हुए भी दिखाई दिए। यूक्रेन वॉर के बाद से अमेरिका ने बड़ी संख्या में यूक्रेन बॉर्डर पर मौजूद जो बॉर्डर शेयर करने वाली कंट्रीज हैं वहां पर अपने सैनिकों को, और खासतौर पर पोलैंड की बात की जाए तो अपने सैनिकों को तैनात किया है। देखिए मैं इसकी तस्वीर है जहां पर जो बाइडेन अमेरिकी सोल्जर्स से मिलते हुए, हाथ मिलाते हुए। तो जी न्यूज़ पर हम आपको लगातार बता रहे हैं कि योगी 2.0 की शुरुआत हो चुकी है। कैबिनेट की पहली बैठक हुई, उससे जुड़ी हुई तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई है। लेकिन यहाँ पर आपके लिए जानना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, अहम हो जाता है
कि योगी कैबिनेट में वो कौन से चेहरे रहे जिन्हें योगी 2.0 में जगह 2.0 में जगह नहीं मिल पाई, यानी योगी कैबिनेट से कौन कौन से मंत्री आउट हुए, किस किस की कुर्सी चली गई और किसकी कुर्सी रह गई। तो हम आपको दिखा रहे हैं दिनेश शर्मा, सिद्धार्थनाथ सिंह, श्रीकांत शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य। तो दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम थे, वो अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए। सिद्धार्थनाथ सिंह मंत्री थे, श्रीकांत शर्मा मंत्री थे, वो अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य की डिप्टी सीएम के तौर पर वापसी हो गई। इसी तरह आशुतोष टंडन, सतीश महाना और नीलकंठ तिवारी को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई, लेकिन ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम बन गए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.